न्यूज संवाद के कार्यक्रम शून्य से सफलता। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है सपोर्टरा के बालोती के एक ऐसे युवा जिन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर एक आरएएस बनने का सपना देखा। किन्हीं कारणवश आरएएस नहीं बन पाई, लेकिन अपने दम पर एक बड़ा स्कूल खोला है। हजारों विद्यार्थियों को उसमें शिक्षण व्यवस्था कराते हैं और शिक्षा के साथ राजनीति कर अब एक बदलाव लाना चाहते हैं। क्या उनके सपने हैं? मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके पिताजी बहुत गरीब रहे थे, लेकिन राम सिंह बालोती का एक अपना नाम है। राम सिंह बालोती के पुत्र हैं हंसराज बालोती। रेलवे में नौकरी उन्होंने क्यों छोड़ी, क्या कारण रहा, किसके लिए वो खाना बनाने गए थे और खाना बनाने का छोड़कर 6 महीने में उनकी नौकरी लगी, इन सब चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आप भी उनसे कमेंट्स कर उनकी सफलता की कहानी प्राप्त कर सकते हैं और अब वो राजनीति क्यों कर रहे हैं, राजनीति में उनका मकसद क्या है। इन सब मुद्दों से मेरी पूरी तरह से बातचीत होगी। उनके जीवन का नेगेटिव पॉइंट मैं आपको लेके आऊँगा और सफलता की कहानी आप देख ही रहे हैं। हंसराज बालोती गांव में गंगापुर सिटी से कुछ दूरी वहाँ के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1984 में हुआ राम सिंह बालोती के घर पर। इनकी माता का नाम कमली देवी है, इस कारण इन्होंने स्कूल का नाम रखा केडीआर कमली देवी राम सिंह, जो आज गंगापुर सिटी का एक जाना पहचाना नाम है। करौली में कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी इनकी 20 साल की उम्र थी, रेलवे में सर्विस लग चुकी। हंसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत ये करेंगे, आपकी जो सर्विस कब लगी और क्यों छोड़ी। सबसे पहले सर मैं न्यूज़ संवाद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सभी दर्शकों के सामने मेरे व्यक्तित्व को रखने का जो एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी जॉब के बारे में बताना चाहता हूं। मैं 2005 में मुझे रेलवे के अंदर एज ए टेक्नीशियन के लिए पद पर जॉब मिला। उसके बाद मैं डिपार्टमेंटली एग्जाम दे के जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा और 2013 के अंतर्गत मैंने अपनी जॉब रेलवे से छोड़ी। ये रेलवे से जॉब छोड़ी आपने, उसके पीछे क्या मकसद था, क्यों छोड़ी, थोड़ा ये बताएं विस्तार से। रेलवे से जॉब छोड़ने के पीछे एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि उस समय 2012 के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत आरएस में एक आरएस के लिए वैकेंसियां निकली थी और उस समय मैं राजस्थान में ही था। तो मुझे मेरे बड़े भाई से प्रेरणा मिली और उनके साथ जो शिक्षाविद थे उनसे भी प्रेरणा मिली कि मुझे बाहर जॉब करने से अच्छा है कि राजस्थान में मैं कहीं जॉब करूं और उसके लिए मुझे आरएस के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। तो मैंने वहां से लीव लेकर आरएस के लिए अपने प्रयास किए। प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद में 2012 के मेंस में क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन 2013 का मैं प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद में राजस्थान में कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि 2013 की सारी वैकेंसियां निरस्त कर दी गई और उसके बाद में मुझे आगे इस स्कूल की स्थापना करनी पड़ी। स्कूल की स्थापना अपने माँ बाप के नाम पे क्यों रखी, इसका क्या मकसद था? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जीवन के जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरे मम्मी और मेरे पापा है। उन्होंने जिस तरह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर एक सामान्य परिवार से मुझे या मेरे भाइयों को एक शिक्षा दी, एक बेहतर शिक्षा दी, तो मेरा उद्देश्य था कि इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैं एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा सकूं। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने केडीआरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की। आपके केडीआर पब्लिक स्कूल आज जाना पहचाना नाम हो गया, इसमें बूम कब आया, कब आपको ऐसा लगता है कि कौन वो लड़का था जो उसकी मेरिट आई, आपने इतनी मेहनत कराई, क्या था वो कारण? इसके पीछे सर एक महत्वपूर्ण ये रहा कि 2013 में जब मैं इस स्कूल को हमने स्थापना की, लेकिन मुझे जितने मन मुताबिक बच्चे नहीं मिल पाए, क्योंकि गंगापुर सिटी एक एजुकेशन का हब है और यहाँ एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए एक बेहतर शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने उद्देश्य बनाया कि मुझे ऐसे बच्चों को यहाँ लाना पड़ेगा और उन पे व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उन बच्चों को आगे बढ़ाना है। जब तक हम लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प नहीं रखेंगे तब तक कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। और उसी क्रम में मुझे एक बच्चा जिसका नाम रामेश्वर सैनी, जो सिमरखो निवासी था, और उसके साथ में और भी बच्चे थे, उन बच्चों को मैंने साथ लेकर अपना बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया और 2015 में राजस्थान के अंदर उनकी मेरिट निकली, वरीयता सूची में उनका नाम आया और उसके बाद में स्कूल को सभी बुद्धिजीवी वर्ग ने बहुत सीरियसली लिया कि यहाँ भी एक बेहतर शिक्षा मिलती है। तो उसी उद्देश्य के लेकर स्कूल में एक बूम आया। उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा यहाँ पर एक मार्केट कह सकते हैं।
इसमें कभी आपको ऐसा नहीं हुआ ऐसा है कि यार मेरा कोई लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, मेरे समाज के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या आपको लगा ऐसा कुछ? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की जो संस्कार होते हैं उसकी प्रथम पाठशाला माँ होती है, उसका परिवार होता है, और द्वितीय पाठशाला स्कूल होता है। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक गार्जियन अपने बच्चों को एक जिम्मेदार हाथों में ही सौंपना चाहता है। हमें उसके लिए एक स्कूल को एज ए स्कूल टीम को एक लोगों के सामने बेहतर विकल्प रखना पड़ेगा कि हम भी इस स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, और वो हमने विकल्प रखा। उसके बाद में हमें सभी समाज के बच्चे मिले, अच्छे बच्चे मिले, जिनसे आज स्कूल का गंगापुर सिटी में एक पहचान है, क्षेत्र में पहचान है। अच्छा, ये कौन सी एक कहानी है कि आप करौली से खाना बनाने गए थे भाई के यहाँ और खाना बनाते बनाते आपकी नौकरी लग गई, क्या है इसमें? सर, मेरी बीए चल रही थी करौली कॉलेज से। उस समय मैं कलेक्ट्री चौराहे पे रहता था, मदन मोहन बंसीवाले की आरती में सम्मिलित होता था। उसी दौरान मुझसे बड़े वाले भाई जो जयपुर से, उनकी बीएड चल रही थी, तो उनको लगा कि मुझे वो जयपुर लेके गए और उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, उनको ज़्यादा समय मिल सके, इसलिए उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए वहाँ रखा कि खाना भी बनाएगा और साथ में अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई भी करता रहेगा। लेकिन मुझे उनकी पढ़ाई को देखते हुए ये लगा कि क्यों ना एक जो बच्चा कॉलेज कर रहा है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस बच्चे को कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ में करनी चाहिए। और उनसे मैंने प्रेरणा लेकर मेरी पढ़ाई, जो प्रतियोगी परीक्षा है, उसको भी साथ में रखा। और जब मेरी बीए हुई, उससे पहले मुझे रेलवे में सर्विस मिली। मतलब खाना बनाने गए थे और सर्विस आपने प्राप्त कर ली? हाँ बिल्कुल, खाना बनाते बनाते कुछ पढ़ाई में ऐसी विशेष रुचि मिली कि मैंने ये सोच लिया कि पढ़ाई के सर दो तरीके होते हैं। यदि विद्यार्थी पढ़ रहा है तो एक विद्यार्थी यदि हार्डवर्क करे, हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मेहनत के साथ उचित मार्गदर्शन यदि विद्यार्थी को मिले सही दिशा में, तो विद्यार्थी अपने आप को संयमित रखते हुए उस लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं? बिल्कुल सर, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। अच्छा, आपने जब सर्विस छोड़ी तो आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन था? मुझे मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल और मेरे जितने भी शुभ चिंतक है, क्योंकि सर हमारा राजस्थान का जैसा हमारा बैकग्राउंड है, हमारी पृष्ठभूमि है, ये बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकारी जॉब को ये वरीयता देते हैं। प्राइवेट जॉब को वरीयता हमारे समाज में अब मिलने लगी है, लेकिन पहले उतनी नहीं थी। सब लोगों ने मुझे समझाया कि लोग बाग सरकारी जॉब पाने के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद में जो गवर्नमेंट जॉब मिलता है, तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, आप स्कूल नहीं चला पाओगे। ऐसे बहुत सारे तरीके उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया। लेकिन मैंने सोचा कि यदि अपने क्षेत्र में यदि जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूं कि क्षेत्र के लोग उस शिक्षा को प्राप्त करें। यदि हम कठिन परिश्रम करें और लक्ष्य पर ध्यान रखें, तो मैं उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देने का विकल्प लोगों के सामने रख सकता हूँ। मतलब नौकरी छोड़िए, पत्नी ससुराल भावना था तो नाराज रहता है तो हाँ बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह अपना राजस्थान की पृष्ठभूमि है, उन्होंने मुझे समझाया कि जॉब बड़ी मुश्किल से मिलता है, आगे आप मतलब एज ए गवर्नमेंट जॉब में एक फैमिली सिक्योरिटी रहती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में वो सिक्योरिटी नहीं रहती। अब वो मान गए आपका लोहा, वो क्या सही डिसीजन था ये? हाँ बिल्कुल सर, आज सब परिवार वाले सब खुश है और समाज में सारे लोग वो जानते हैं कि KDRS एक अच्छा प्रतिष्ठित नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, आपने राजनीति में कदम रख दिया। जी, राजनीति की शुरुआत भाजपा से हुई थी आपकी? जी सर, मुझे पता है कि आप युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहे। बिल्कुल। भाजपा की शुरुआत होते हुए आप बीजेपी का टिकट लेना चाह रहे थे, आपकी पापा या आप जो भी है, जी सर, और उससे आप सीधे बसपा में आ गए। अब राजनीति मकसद क्या है आपका? सबसे पहले सर मेरा परिवार जब 2013 के पंचायती राज के चुनाव राजस्थान में हो रहे थे, उस समय मेरे बड़े भाई जो सपोर्ट राशि प्रदानी के लिए प्रत्याशी रहे, वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। उन निर्दलीय प्रत्याशियों को, जो निर्दलीय लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था उनको, तो मुझे लगा कि हमारे पास में जो जटवाड़ी से श्री बाबूलाल जी पूर्व सरपंच साहब है, वो उस समय मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने उसी का मुझे कहा कि भैया आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। और वो उसी तर्ज पर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। ज्वाइन करने के बाद में कुछ ऐसे मोड़ आए कि मैं वापस बहुजन समाज पार्टी का एक
कर्मठ कार्यकर्ता बनकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राजनीति मकसद क्या क्या चाहते हो? मेरा उद्देश्य ये है सर, राजनीति एक सामाजिक सेवा का माध्यम तो है। ये सब लोग जो भी मेरे से पहले जितने भी पॉलिटिशियन है उनका उद्देश्य भी है, वो कर भी रहे। लेकिन राजनीति के माध्यम से हम यदि शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा ही आगे सारे आविष्कारों की, सारे विकास की जननी है, यदि हम शिक्षा को राजनीति में इस तरह से आगे प्रस्तुत करें, लोगों को ऐसा माहौल दे, तो मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा है उसको राजनीति के माध्यम से लोगों को लक्ष्य हासिल करवाऊं। देखिए, आपके पापा भी लंबे समय तक सरपंच रहे, पंचायत समिति के सदस्य रहे, आपको राजनीतिक बैकग्राउंड वहां से मिला है? बिल्कुल सर, मैं जब शुरू से मैं बचपन से देखा हूँ, मेरे पिताजी सरपंच थे, मेरी मम्मी सरपंच रही, भाई भी, मेरे पिताजी जिला वो पंचायत समिति सदस्य है, भाई पंचायत समिति सदस्य है। तो परिवार में एक राजनीतिक बैकग्राउंड मुझे मिला, उसका बैकग्राउंड मिला। बिल्कुल। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब कैलाश मीना प्रधान थे, आपके पापा और कुछ सदस्यों ने कैलादीप में कसम खाई अविश्वास प्रस्ताव लाने की, रात में घर कमांडो लेकर गाड़ी आपके आते हैं, क्या घटना थी वो, सही है गलत है? सर वो घटना, हम जब बहुत कम हमारी उम्र थी, उस घटना को बताओ अब विस्तार से। उस घटना में सर जब मेरे पिताजी प्रथम बार राजस्थान में पंचायती राज में जो डायरेक्टरी का पद है वो सृजित किया गया था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत थे, उनके द्वारा पंचायत समिति सदस्य का जो पद सृजित किया गया था। और उसी में जब मेरे पिताजी को प्रथम बार डायरेक्टर बनने का मौका मिला, लेकिन परिवार की, क्योंकि आप जानते हो राजनीति में आर्थिक सक्षम होना भी बहुत जरूरी है, तो उस समय परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो प्रधानी के लिए अपने आप को अप्रोच कर पाते। लेकिन बाद में उनका 2.5 साल का टर्म निकलने के बाद में जो पंचायत समिति के सदस्य थे वो उनके कार्य से शायद संतुष्ट नहीं हो पाएंगे होंगे, उनके खिलाफ अविश्वास लाए। उस अविश्वास में जब उनका पद जाने का एक वो बना, तो वो रात में हमारे घर पे आए, और उस समय हम बच्चे थे, हमने सारा राजनीति का एक जो प्रथम करकरा है वो पढ़ा हमने कि किस तरह लोगों को लोभ लोभावन तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन मैं आज इस बात को बहुत स्वाभिमान से, फख्र से कह सकता हूं कि जो मेरे पिताजी से मुझे इस चीज को मिली है कि वो अपनी बात पर अड़िग रहे, टिके रहे, उनका स्वाभिमान रहा, वो हमें आज भी प्रेरणा देता है। वो वाकई आज ही प्रेरणा देता है। बिल्कुल। अच्छा, आप अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी पंचायत समिति प्रधान के तौर पर आप लोग लड़े थे शायद, चुनाव जीते डायरेक्टर के। जी सर। और उसमें 11 वोट थे आप लोगों के पास। जी सर। आपको पता है हार होगी। जी सर। उसके बाद आपने रिस्क उठाई, क्या मामला है? उस समय सर 2015 में मेरे बड़े भाई जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रधान के पद के लिए उन्होंने अप्रोच किया था, उस समय दूसरे लोगों के, अन्य पार्टी के लोगों ने, उसमें बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस के भी कुछ साथी थे, निर्दलीय थे, लेकिन 11 कैंडिडेट उनके पास थे। कुछ कैंडिडेटों से उनकी आपस में राजनीति में जैसे बातें होती है, उनकी बातें भी थी, लेकिन वो लोग शायद हो सके कि उनको लोगों को कुछ वो वोट अपना नहीं दे पाए हमारे पक्ष में। 2 वोट की कमी रह गई। 2 वोट की कमी रह गई, उसी वजह से हम चुनाव को जो जीत नहीं पाए। आपके पापा जिद्दी टाइप के हैं, स्पष्ट बात का कहना और जिद्दी करना, क्या सच है? सर कुछ हद तक आपकी बात सही हो सकती है। क्योंकि आप उनके स्वाभिमान को यदि जिद्दीपना कहो तो वो आपका अपना पक्ष है, लेकिन उनका मानना है कि वो अपने स्वाभिमान पे अड़े रहते हैं हमेशा। अच्छा, ये बताएं, आपने राजनीति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। अभी जो मैं कुछ सोशल मीडिया में लगातार देखता हूँ, आप पीड़ित परिवारों के लिए धन संग्रह एकत्र करते हैं, समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। ये सब आपको कहाँ से तो इतनी प्रेरणा मिली और ये क्यों करते हैं आप? देखिए सर, जितने भी क्षेत्र में पिछले राजनीति में मैं जब 2018 का चुनाव लड़ा, उसके बाद में मैंने और मेरे साथियों ने जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र में सर्व समाज का व्यक्ति, कोई जाति विशेष का नहीं, कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसके परिवार में यदि असामयिक मौत हो गई और हमें लगा कि इस परिवार की हमें मदद करनी चाहिए, तो इसमें मैं नहीं, मेरे सभी तमाम साथी जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते, हम सब मिलकर उसमें एक मिशन चलाते, एक मुहिम चलाते, और वो सब परिवारों को जितना हम लोगों से मदद बन सकती है, केवल इसमें मैं अकेला नहीं, मेरे ऐसे बहुत से अप्रत्यक्ष साथी है जो वो भी सब लोग उस परिवार को मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमने इस मिशनों का जो हमारे साथी, हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के माध्यम से इन परिवारों की हम मदद करने का मुहिम एक सफल प्रयास आपके बीच में रख रहे हैं। कितने आपकी टीम के सदस्य इस मामले में? इसमें सर मेरे पर्टिकुलर यदि मैं सपोर्टर क्षेत्र से बात करूं तो करीबन
1000 से 1200 जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं वो सभी लोग उसमें सहयोग करते हैं। सही सही करते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा कोई अनुभव बताओ कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने में मतलब बड़ी आत्मिक संतुष्टि सुख मिला हो। सर, जितने भी मैं व्यक्ति विशेष की आज पिछले 3 साल में मुझे याद है हमने करीबन 119 मिशन इस सपोटरा विधानसभा के अंतर्गत हमने चलाए। सपोटरा विधानसभा के बाहर भी चलाए और न केवल गवर्नमेंट जॉब वाले बल्कि जो बेरोजगार हमारे साथी हैं उन सब ने मिलकर, जो बेचारे दिन दहाड़ी मजदूरी करते हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, उन्होंने भी अपना छोटा बड़ा जैसा सहयोग बना वो सब ने मिलकर उन सब गरीब परिवारों की मदद करी है और वो सभी आवश्यकतामंद जरूरतमंद व्यक्ति थे। तो सामाजिक बदलाव आ रहा है इससे धीरे धीरे। बिल्कुल सर, सामाजिक बदलाव है। आज केवल जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे मेरे साथियों ने इससे ग्रुप्स में जोड़ा कि हमको एक मुहिम चला के, क्योंकि ये मेरा काम ये शुरुआत किसने करी इसकी? शुरुआत सर ये सपोटरा क्षेत्र के हमारे युवा साथी थे। वो युवा साथी, उनके माइंड में जब एक प्लान चल रहा था। आप नाम ले सकते हैं जिसमें लोगों को कुछ आपको याद? इसमें सर क्योंकि नाम एक किसी व्यक्ति का नाम मैं लूंगा तो सारे मिशन का जो है ना वो सफलता पे उस पर प्रश्न मार्क खड़ा हो जाएगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इसमें मैं एक ये समझ लो उस मिशन में मैं जाकर व्यक्तिगत रूप से सहयोग करता हूं, इसलिए वो आप मुझे देख रहे हो। बाकी मेरे जो साथ में जो साथी खड़े हैं वो ऐसे अनगिनत साथी है जो दूर बैठे हुए हैं, वो अप्रत्यक्ष है और वो जाकर उन सब गरीब परिवारों की मदद करते हैं। कोई भी मिशन होता है उसको मैं कभी स्टार्ट नहीं करता हूं, वो साथी स्टार्ट करते हैं, वो मुझे निर्देशित करते हैं कि आपको वहां जाकर इस मिशन में ये सहयोग करना है और उनके अनुसार हम उस मिशन में सहयोग करते हैं। उसमें सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, बात आपसे राजनीति की कर लेते हैं। जी सर। आप चुनाव लड़े। जी सर। हार हुई और हार होने के बाद आप बहुत मजबूती से विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। जी सर। ये क्या मकसद है आपका? सबसे पहले जो मैं सर जो सपोटरा विधानसभा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादा मुझे याद नहीं, लेकिन पिछले 3 चुनावों से मैं इसको देख रहा हूँ। यहाँ जो भी अभी वर्तमान में श्री रमेश चंद्र जी विधायक है और उनके विपक्ष में जो भी प्रत्याशी लड़ता है वो चुनाव लड़ने के बाद में हार कर अपने घर पर बैठ जाता है, चला जाता है। यानी कि वो एक विपक्ष की भूमिका जो उसकी होनी चाहिए, उसका रोल होना चाहिए, उस रोल को वो निभाता नहीं है। जब लास्ट के 6 महीने रहते हैं चुनाव के, तब वो पोस्टर दीवारों के माध्यम से लोगों के सामने विकल्प रखने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि लोगों को पिछले जो 13 साल का जो टर्म निकल चुका है, लोगों की जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं में आज भी लोग जूझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। यदि मैं एक सक्रिय विपक्ष की, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाकर यदि लोगों की समस्याओं को शासन और प्रशासन के सामने रख सकूं तो मैं मानूंगा कि मैं अपने कार्य में सफल हूं। नहीं, देखिए, आपने कहा कि चुनाव पोस्टर के टाइम आते हैं। ऋषिकेश जी उनसे चुनाव लड़े, उनकी मौत हो चुकी। गोलमा देवी जी या फिर यही नहीं, एक शकुंतला जी चुनाव लड़ी, वो भी लगभग राजनीति छोड़ चुकी है। वर्तमान में आप भविष्य में क्या होगा ये तो किसी का मतलब नहीं। अब आप बताएं, ये विपक्ष की भूमिका आप ही निभाओगे, कोई और भी आएगा? सर, राजनीति में देखो हमेशा मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की ओर से मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। सामने वाली दूसरी पार्टी जो और भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या कोई और भी विकल्प है लोगों के सामने लोकतंत्र में, तो उन पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आ सकता है, उनका सपोर्ट रहेगा। अच्छा, आप ये बताएं सीधे कि आपको विश्वास है कि आप विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर। आप देखिए, आप और आपकी टीम, जी सर, एक समाज सेवा 1100 रुपए 2100 रुपए पीड़ितों को पहुंचाने तक सीमित रह गई। आप मुझे 2 साल का 3 साल बताइए कि आपने ऐसा कोई जन आंदोलन खड़ा किया हो सपोटरा में, इन मुद्दे आधारित बताइए। मैं सर आपको इस विषय पर बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में आप सबको पता है कि सपोटरा ही नहीं, केवल करौली क्षेत्र के तमाम जगह पर एक सफेद धुआं, स्मैग जिसको बोलते हैं, वो बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में पैर पसार रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पिछले कोरोना काल के से पहले उसके अंतर्गत 5 दिवसीय एक कार्यक्रम रखा था। उसमें मैंने और मेरी टीम के सभी साथियों ने करीबन 60 से 62 गांवों में जा जाकर एक जन आंदोलन किया, लोगों को स्मैग के बारे में बताया कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो दूध और दही से पलवल कर बड़े हुए, उन लोगों की रगों में नशा दौड़ने वाला है। इसकी जागरूकता करते हुए मैंने स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में ज्ञापन दिया और वो आज भी बिल्कुल बरकरार है। नंबर 1। नंबर 2, डांग क्षेत्र की समस्याएं सर, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे पानी की गर्मियों में बहुत भीषण समस्या रहती है, उसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय को
यहाँ पर जो हमारे एसडीएम साहब हैं उनको विभिन्न बार अवगत करवाया है और बहुत सारी ऐसी समस्या है जो उनको बार बार हमने ज्ञापनों के माध्यम से, चाहे क्षेत्र में कोई घटना हुई हो, अभी आपने देखा गुट्टीपुरा के अंदर एक मर्डर का मामला हुआ था, उसको जिला कलेक्टर ग्रामीणों को साथ लेकर उनको अवगत करवाया। चाहे रोड की हालत हो, सपोटरा में जो आए दिन बरसात में सामने लोगों के सामने पानी भरा हो समस्या हो जाती है, न केवल सपोटरा बल्कि विभिन्न कस्बों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम लागू होना चाहिए वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। नहीं, आपके सामाजिक कार्य समझ में आ गए मुझे कि आप वो सामाजिक सहायता करते हैं, इसमें के लिए चलाया, लेकिन हंसराज बालोती ने कभी जन आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया? जन आंदोलन या आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, आपकी टीम नहीं है, जनता सहयोग नहीं करती, कारण क्या है? जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाते? इसका कारण सर, जन आंदोलन के लोग बिल्कुल सपोर्ट में है और जो बेहतर काम करेगा लोग, मैं नहीं कोई भी आदमी हो जो बेहतर काम करेगा लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर आप देख रहे हो कि कोरोना ने किस तरह पैर पसार रहे हैं और 144 लगी हुई है। अब 144 में आप जन आंदोलन करने जाओगे तो आज क्षेत्र में सब लोगों को इस बात करें कि पुलिस प्रशासन की एक जो कार्रवाई रहती है उसका डर रहता है लोगों को। या फिर अपन ये कह सकते हैं जो वर्तमान विधायक रमेश जी की पकड़ बहुत अच्छी है। नहीं, पकड़ सर, आप इस बात को जनता में पकड़ जैसे अपन कहते हैं, आपके नजरिए से आप इस बात को बोल सकते हैं। पकड़ को देखो, चुनाव जीतना और विकास, ये 2 बातों में फर्क होता है। चुनाव जीतना आदमी का एक प्लानिंग होती है, आप विकास क्या करवाया वो अलग बात है, और विकास करवाना ये दोनों बातों में फर्क है। आप सपोटरा क्षेत्र में आप किसी जगह उठाकर देख लीजिए, पिछले 13 साल के अंदर जो विकास के लिए सपोटरा आज भी मोहताज है वो सपोटरा को मिला नहीं। आप लोग उस पर, मैं यही सवाल है ना, उस पर आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाए? आंदोलन बिल्कुल बराबर, हम शासन और प्रशासन ज्ञापन तक आप लोग समेटते रह गए। जो विपक्ष की भूमिका है वो ज्ञापनों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करवाना है। अब उस पर शासन और प्रशासन कितनी गंभीरता से उस पर सोच रहा है, ये उनकी जवाबदेही उस पर बनती है। बिल्कुल। तो आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही ठीक प्रकार से? सुनवाई है, प्रशासन शासन के जो व्यक्ति है वो अपना मुख्य मुद्दा है जो विकास का, उससे भटक कर ऐसे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में लग चुके हैं जिनका क्षेत्र के लोगों को कोई सरोकार नहीं है उस मुद्दों से। जैसे कि कौन से? जैसे कि अब क्षेत्र में पिछले कोरोना काल की मैं बात करता हूँ, क्षेत्र में कोरोना काल में लोगों की आवश्यकता थी कि स्थानीय विधायक क्षेत्र के लोगों के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो अपनी भूमिका माने सर में निभा रहे थे। क्षेत्र के लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने कहा, अब वो आपकी ये माने कि आने वाले भविष्य में हंसराज बालोती की भूमिका जन आंदोलन के तौर पर, जन समस्याओं के तौर पर क्या रहेगी? बिल्कुल सर, आने वाले समय में हम सभी, हमारे साथी और पार्टी स्तर पे भी काम चल रहा है और इसी उद्देश्य के लिए आप देख रहे होंगे कि आगामी 28 तारीख को करौली के अंदर पार्टी स्तर पे भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन में जो करौली जिले की जो समस्या है उन सब समस्याओं को लेकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष और हम सब मिलकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी स्तर पे भी। अच्छा, अब आप ये बताएं, ऑल ओवर सपोटरा की बात कर रहे हैं, या सपोटरा चुनाव लड़ने की चक्कर लड़ चुके हैं, सपोटरा में ऐसे कौन से विकास के मुद्दे जो जरूरी हैं? 5 मुद्दे बताइए मुझे आप। सपोटरा के अंदर सर सबसे पहली आवश्यकता है सपोटरा में, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है चिकित्सालयों की। चिकित्सालयों में जो जांच सामग्री होनी चाहिए, चिकित्सालयों में जो चिकित्सकों के रिक्त पद पड़े हुए हैं वो सबकी उनका भरना चाहिए। जांच सामग्री, सोनोग्राफी, एक्सरे, ब्लड बैंक, ये सारी सुविधाएं वहां मिलनी चाहिए, क्योंकि सर एक सक्षम व्यक्ति तो निजी हॉस्पिटलों में जाकर भी अपने परिवार का इलाज करवा सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, और आप जानते हो कि पिछले कोरोना काल में हर साल प्रत्येक गरीब परिवार में करीबन 10 से 20 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में लगे। चिकित्सा आपका एक विषय हो गया। बिल्कुल, चिकित्सा। दूसरा मैं आपके सामने बताना चाहूंगा सर, जो क्षेत्र के लोग हैं, सपोटरा क्षेत्र के लोग हैं, जो व्यापारिक लोग हैं और वो व्यापारिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक जो सुरक्षात्मक माहौल मिलना चाहिए, एक औद्योगिक यहाँ डेवलप होना चाहिए, क्योंकि सपोटरा का अधिकांशतः भाग पथरीला और डांग इलाके का भाग है और उन लोगों के पास में खनन कार्य के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है और सरकार ने खनन कार्यों पर बहुत ज्यादा रोक लगा रखी है, तो उनके सामने व्यापारिक दृष्टि से डांग का एरिया का जो रोजगार तो उनका घटता जा रहा है, तो लोग बाग वहां से पलायन करने की स्थिति में हो रहे हैं, तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा उसके सामने। दूसरी बात, सपोटरा क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति रोडों की जो समस्या है, चाहे आप सपोटरा से कैला देवी, सपोटरा से हाडोती या डांग एरिया में हम रोड, लाइट, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से लोग बिल्कुल महरूम है, तो ये मेरा तीसरा रहेगा। चौथा सबसे बड़ी बात है कि सपोटरा के अंदर जो बहुत दिनों से, लंबे समय से एक मांग चल रही है कि सपोटरा में अनाज मंडी जो नारली डांग में ये प्रस्तावित है, वो आज भी विचाराधीन है, वो समस्या पड़ी हुई है सामने। और इसके अलावा जो सपोटरा क्षेत्र के जो
प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो किसान हैं उनके सामने सबसे जो आवारा मवेशी है, पशु है, उनकी जो समस्या है, और आज भी जो किसान है, क्योंकि आप देखते हो किसानों पर मवेशियों का बहुत ज्यादा वो रहता है, तो मवेशियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उनका एक गौशाला बननी चाहिए ताकि लोगों को, अपने किसान को अपनी फसल बचाने में वो सक्षम रह सके। तो ये आपकी होती है। बिल्कुल। संक्षिप्त आप बता दें, केंद्र सरकार कृषि कानून, राज्य सरकार के नीतियों से आप किस प्रकार प्रभावित है, आप क्या मानते हैं? देखो, केंद्र सरकार का सर जो कृषि कानून, 3 कृषि बिल लेकर केंद्र सरकार आई है, तो जो किसान पिछले काफी दिनों से आंदोलित है, तो किसानों की उसमें जायज मांग है कि जो एमएसपी है वो किसानों को एमएसपी पर लिखित में गारंटी चाहिए, और ये बिल्कुल जायज मांग है। बहुजन समाज पार्टी और मैं इनका हम सपोर्ट करते हैं, और हम पहले से भी पार्टी ने बहुत बार इसका सपोर्ट किए है। दूसरी, राज्य सरकार की जो जिन वादों को लेकर राज्य सरकार में आई, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, वो आप सब जान रहे हो किन स्थिति में कैसा कर्ज माफ किया गया है। आज भी लोग उससे महरूम है। दोनों बातों को लेकर हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है। करौली जिले में प्रशासनिक मशीनरी कैसा काम कर रही है? प्रशासनिक मशीनरी की सबसे बड़ी विफलता आप इसी में देख सकते हो कि कुछ दिन पहले सपोटरा में कैला देवी थाना अंतर्गत एक दलित बालिका के साथ में एक घटना होती है, और उस घटना का किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया जाता है। डांग एरिया में जिस तरह की घटना होती है, सपोटरा में हनी ट्रैप के जो कांड हो रहे हैं, वो हनी ट्रैप के कांडों की विफलता, ये सारी चीजें। हाँ, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने स्मैक के विरुद्ध में जो कार्यक्रम किया और जैसी धरपकड़ की, वो सराहनीय है। दर्शकों के लिए, आम जन के लिए खास संदेश? मैं आप सभी से न्यूज संवाद के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा दिलवाए। आज की जो वर्तमान में जो मांग है, क्योंकि इन बच्चों के माध्यम से ही आपके परिवार का भविष्य उज्जवल बन सकता है। धन्यवाद। ये थे अंशराज बालोती। इनका इंटरव्यू कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं।